आज के इस गांधर्व संगीत महाविद्यालय के माध्यम से जो आज एक कार्यक्रम हो रहा है, मैं एज चीफ गेस्ट यहाँ पर आकर, हालांकि मुझे बहुत समय यहाँ पे नहीं हुआ, मैंने एक ही परफॉर्मेंस जो गेस्ट आर्टिस्ट का यहाँ पर देखा और उसके माध्यम से मैं देख पाया कि इस महाविद्यालय के माध्यम से किस तरह के जो हैं स्टूडेंट्स निकले हैं और किस स्तर पर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और मैं डॉक्टर तारा गुप्ता जी को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और प्लस उनको बधाई भी देता हूँ कि आपने जो है इतने बढ़िया कार्यक्रम का यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया है आपने। हालांकि मैं देखिए संगीत या वादन या नृत्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं रखता हूँ, परंतु क्योंकि हम लोग IAS की परीक्षा देते हैं तो उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, और तो उसमें यकीन मानिए मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स में जो रहा करता था वो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर, और कल्चर का एक जो बहुत मुख्य अंग जो माना जाता है वो है आपका नृत्य, वादन और गायन। तो उस कारण मुझे इन चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला। और जब मैं क्लासिकल डांसेस की बात करता हूँ, क्लासिकल सिंगिंग की बात करता हूँ, उसमें कितने छोटे छोटे जो डिफरेंसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, और आपको किन किन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब अचानक से मैं बोल रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने भी एक बार क्लासिकल सिंगिंग को समझने का या क्लासिकल म्यूज़िक को समझने की कोशिश करी थी, पराकाष्ठा करी थी जब मैं कॉलेज में था। जब मैं IIT मद्रास में था तो IIT में एक सिस्टम होता है कि हम किसी और डिपार्टमेंट के लेक्चर को हम ले सकते हैं एक सेमेस्टर के लिए। तो मैंने एक बार कोशिश करी थी जो हमारा कर्नाटिक म्यूज़िक होता है, कर्नाटिक म्यूज़िक को समझने की। तो एक सेमेस्टर के लिए मैंने, हमारा ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट भी था IIT मद्रास में, तो मैंने समझने की कोशिश करी थी। तब मुझे समझ में आया कि ताल, लय, अंतरा और ये सब चीज़ें जो होती हैं गायन में स्पेशली, और वादन में मैंने वायलिन में भी एक बार कोशिश करी थी। हार्डली मैं 1-2 महीने में कोशिश कर पाया था, बट उतना शायद पेशेंस मेरे पास एज़ फार एज क्लासिकल म्यूज़िक को उतना नहीं था। तो उसमें कितनी मतलब सूक्ष्म, कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। हमारा जो ताल होता है, मतलब ताल को पकड़ना, मतलब आप गायन को तभी सराह सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं जब आप उसके बीच के पीछे के जो ताल को समझ पाएँ, क्योंकि जो गायक होता है वो उसी ताल के अंदर उसकी वेग को तेज करता है या धीरे करता है, और उसी से पूरा जो खेल होता है वो इतना सक्षम माना जाता है। अगर वो उस ताल में कितने बेहतर तरीके से मतलब इनोवेशन कर सकता है, या जो भी उसकी परंपरा रही है उस परंपरा के अंदर रहते हुए उसको कितना बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है सामने। तो जब मैं IAS की तैयारी मैंने करना शुरू किया तो फिर मुझे और इसके बारे में जानकारी मिली, क्योंकि थोड़ा बेस तो मेरे पास, जैसे मैंने बताया कि आपको IIT में मुझे मिल गया था इन चीज़ों का, और प्लस काफ़ी ऐसे साथी भी थे जो म्यूज़िक में बहुत गहरी रुचि रखते थे और बहुत अच्छे परफॉर्मर्स भी थे और बहुत महान गुरुओं से जो है वो मतलब सीखे हुए थे, तो उनसे भी इन चीज़ों के बारे में चीज़ें पता चलती थी। तो जब मैं IAS की प्रिपरेशन जब करा तो उसमें पता चला कि क्लासिकल डांसेस में भी कितने वेरिएशंस होते हैं, उसमें पोशाक कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें मेकअप कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक्सप्रेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें किसी डांस में आपका, जैसे मैं कथक की बात करता हूँ तो पैरों का कितना ज़्यादा उसमें होता है, अगर मोहिनी अट्टम की बात करता हूँ तो उसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस की बात आती है, मैं सत्रिया की बात करता हूँ तो वो पोशाक और प्लस म्यूज़िक, क्योंकि इसमें पूरा विष्णु भक्ति के ऊपर ही हमारा चीज़ें होती हैं। तो कितनी ज़्यादा वैरायटी मैं सिर्फ डांसर्स में ही देख रहा था। इस तरह से मैं म्यूज़िक में अगर घुसता हूँ तो क्लासिकल हिंदुस्तानी में जो ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन होता है, फिर इसके अंदर हम और घरानों में घुसते चले जाते हैं, तो वो भी एक अलग ही दुनिया में हम लोग चले जाते हैं। हालांकि मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, डॉक्टर तारा ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं इसको और थोड़ा और समझना चाहूँगा, शायद हिंदुस्तानी म्यूज़िक को और मैं आपके माध्यम से देखना चाहूँगा। इस तरह के जो भी आपके इवेंट्स होते हैं उनमें शायद तब मैं जाकर शायद और बेहतर ढंग से मैं इसको जो भी प्रेजेंटेशन भी मैडम ने दिया उसमें और उसको सराहा पाता, शायद मैं उसको और उनकी निटिग्रिटीज़ को मैं देख पाता। और बाकी यहाँ पे जो बैठे पेरेंट्स हैं मैं उनको ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस अपने बच्चों के लिए और अपने इवन रिलेशन में जो भी इसको परस्यू कर रहे हैं, आपने इस चीज़ को चुना है, क्योंकि देखिए इसके पीछे भी साइंस होती है, इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे आपका स्टेज पे जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप होता है। इसमें एक ग्रेस जो आप कहते हैं कि किसी के बोलने में, किसी की
लहजे में, इंटरैक्ट करने में वो जो ग्रेस आता है, वो ग्रेस आपका इस जो म्यूज़िक के माध्यम से या जो भी आप प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर, उसके माध्यम से बच्चों में आता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों की एनर्जी जो है सही पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और जो लोग इसको आगे और एज अ करियर देखते हैं तो मेरे ख्याल से उसके लिए कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय जैसे यूपी गवर्नमेंट में भी जो टूरिज़्म को लेकर इतना ज़्यादा जो एम्फेसिस है, और उसमें हम लोगों ने हर ज़िले में जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं उनको भी चुनकर हमने रजिस्टर कर रखा है हमारी वेबसाइट पे। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर होना चाहते हैं तो रजिस्टर हो जाएं। अभी देखिए हमारा आने वाला है, क्योंकि बात आ रही है मेरे मुँह से एक बात आ रही है कि अभी यूपी दिवस हमारा आएगा 24 को, उसके बाद और भी इवेंट्स आएंगे, 26 जनवरी का इवेंट आएगा, तो उसमें भी आप लोग अपने बच्चों को या जो भी आपके जानकार कलाकार हैं उनको भी उस माध्यम पे, उस प्लेटफॉर्म पे आप लोग ला सकते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि एम्फेसिस इस समय इतना ज़्यादा है सरकार का इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इवन स्टेट लेवल इसमें अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, नेशनल लेवल अवार्ड्स भी इसमें दिए जाते हैं। तो सरकार का भी एम्फेसिस जब होता है तो फिर उस आप कह सकते हैं कि शैली को, उस गायन या जो भी शैली होती है, गायन की, वादन की, नृत्य की जो शैली होती है, उसको उतना ही ज़्यादा बढ़ावा भी बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही चुना है, और करियर के हिसाब से भी आपने, अगर आप सोच रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि आज के समय देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के समय आप जितना अच्छा आपका टैलेंट होगा उतने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंटेशन जब सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं तो आपको बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो मैं पुनः आप सभी को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को, और स्पेशली मैं गांधर्व महाविद्यालय, जब मैं थोड़ा सा पढ़ भी रहा था इसके बारे में, तो गांधर्व महाविद्यालय से बताया कि पुष्कर जी ने इसको शुरुआत करी थी, और गांधर्व का उसमें शब्द भी मेंशन था कि देवताओं से वो निकलता है, और उसमें गायन, नृत्य और वादन तीनों शब्दों का जब मिश्रण कर देते हैं तो गांधर्व बन जाता है। और गांधर्व महाविद्यालय से जुड़े 114 आपने बताए थे कुछ शाखाएं आपकी पूरे देश में चलती हैं, और उन शाखाओं में से सब काफ़ी एक उच्च स्थान रखने वाला जो एक संस्था है वो गांधर्व महाविद्यालय गाज़ियाबाद में है। और आपका मैंने एक लाइन भी पढ़ ली थी जब मैडम की, कि आपने जो अपने एडिटोरियल में लिखी हुई थी कि इस कंक्रीट के शहर में एक इस तरह की जो म्यूज़िक की जो एक सुगंध को फैलाने वाला जो गांधर्व, तो वाकई में क्योंकि ये गाज़ियाबाद है, ये एनसीआर का मॉडर्नाइज्ड, सो कॉल्ड मॉडर्नाइज्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और यूपी के सबसे एडवांस्ड मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स में से माना जाता है। हालांकि ऐसा ना हो कि उसमें हम फिर अपनी संस्कृति को भूल जाएं, शायद उस चीज़ को याद दिलाने के लिए, हमें अपने रूट्स को याद दिलाने के लिए शायद गांधर्व महाविद्यालय यहाँ पर गाज़ियाबाद में हमारे समक्ष है। और आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स इसको ले जा रहे हैं दूर दूर तक, और गाज़ियाबाद इवन बियॉन्ड एनसीआर रीजन भी इसको आप ले जा रहे हैं, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं आप लोग को आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग इसी तरह से तत्पर इसमें रहें और कार्य करते रहें, और ये जो पूरी की पूरी जो नृत्य, वादन और गायन की जो पूरी एक कला है, उसको आप और ऊंचाइयों पर ले जाएं, और आपके माध्यम से और भी बड़े बड़े जो कलाकार हैं, टैलेंट्स हैं, वो उभर के आएँ और हमारे राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अपना नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।